हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार में। दोस्तों, हम लोगों ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सिलेबस से संबंधित ज्योग्राफी के सिलेबस से संबंधित 350 क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं। आगे 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में हम 350 से आगे करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ये क्लास यूजीसी नेट के लिए भी उतनी ही, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है। बाकी इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि सिलेबस मैंने वही रखा है, उसी को कवर कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा इसमें आपके यूजीसी नेट से संबंधित क्वेश्चन भी कुछ मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं इस क्लास को अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, जैसे यही है 351 नंबर का क्वेश्चन है। कोपेन ने विश्व जलवायु वर्गीकरण में ए डब्ल्यू का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, ए का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय और डब्ल्यू का मतलब होता है शीतकाल शुष्क, मतलब उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु ए डब्ल्यू में गिनी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 352 देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बी डब्ल्यू एच की बात हो रही है। डब्ल्यू का मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र है और एच का मतलब ग्रीष्म मरुस्थल वाला। तो देखिए, इसमें देखिए कौन सा है बी डब्ल्यू एच में, निम्न अक्षांश उष्ण मरुस्थलीय। डब्ल्यू जहाँ पर आ गया इसका मतलब उष्ण मरुस्थल हो गया और एच का मतलब गर्म हो गया। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 353 देखिए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में भूमध्य सागरीय जलवायु किस तरीके से प्रदर्शित करती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि वर्षा ग्रीष्म काल में नहीं होती है। ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है, तो यहाँ पर देखिए ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया था, एस यूज किया गया। तो सी एस आएगा, इसमें कौन सा आएगा, सी एस आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 354 देखिए। बढ़ते तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण करने की शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है आर्द्रता धारण करने की शक्ति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। याद रखिएगा, तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी, जो वाष्पीकरण होगा उसको धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 355 देखिए। कोहरा की स्थिति बताती है। जब कोहरा होता है तो वो किस प्रकार की स्थिति को इंगित करता है, तो वो प्रकार की इंगित करता है तापमान की विलोमता को। किस प्रकार की स्थिति को इंगित करता है, तापमान की विलोमता को प्रदर्शित करता है। तापमान की विलोमता के लिए किस प्रकार की आवश्यक दशाएं होती है, सर्द रातें, ठीक है, न्यून हवा इसे कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं धीमी हवा या न के बराबर हवा भी हो सकती है। ठीक है, आसमान साफ होना चाहिए। उस टाइम पर क्या होता है, कोहरा की स्थिति बताती है, कोहरा की स्थिति होती है और यही बताती है कि तापमान की विलोमता होती है। ठीक है, सर्दियों में होती है तापमान की विलोमता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 356 देखिए। किसी निश्चित तापमान पर हवा के अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता, अधिकतम मैक्सिमम, उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता प्रदर्शित की जाती है प्रतिशत में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 357 देखिए। एक अपेक्षाकृत लघु परिभ्रमित कीप जो एक विशाल मेल के आधार पर गर्जन, बिजली एवं तीव्र झोंकेदार पवन है, सात उतार की तरफ फैली होती है, कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है वो है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो कहलाता है, कीप आकार होता है इस प्रकार से। ठीक है, जमीन पर लगा हुआ होता है। ठीक है, टॉर्नेडो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। ये थोड़ी सी हिंदी लैंग्वेज में इसकी थोड़ी सी क्लिष्ट लैंग्वेज है, इसकी क्लिष्ट कह सकते हैं। 358 नंबर देखिए। एनीरॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जा सकता है। एनीरॉयड बैरोमीटर का जो उपयोग होता है वो किस रूप में किया जाता है, तो वो उपयोग में किया जाता है ऊंचाई मापने हेतु। किस रूप में, ऊंचाई मापने हेतु। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एनीरॉयड बैरोमीटर ऊंचाई मापने हेतु। क्वेश्चन नंबर 359 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है, वर्षा स्त्री नाम से पता चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ये धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और काले रंग के ये घने बादल होते हैं, किसी भी आकार में हो सकते हैं ये। ठीक है, जब ये आते हैं तो अंधकार जैसा छा जाता है और वर्षा अत्यधिक होती है, वर्षा स्त्री। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 360 देखिए, कोहरे की दृश्यता का मापन किया जाता है। कोहरे की दृश्यता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है ट्रांसमीटोमीटर के द्वारा, ट्रांसमीसोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 361 देखिए, जब कोई ठंडी वायु राशि गर्म धरातल पर आती है तो क्या होता है? जब कोई ठंडी वायु राशि गर्म धरातल पर आती है तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, जिस प्रकार के धरातल पर जाएगी वायु राशि उस प्रकार का जो गुण है वो धारण कर लेगी। ठीक है। तो जब भी कभी ठंडी वायु राशि गर्म धरातल पर आती है तो वायु स्थिर हो जाती है, स्थिर नहीं होती है, वायु अस्थिर हो जाती है। ठीक है, अस्थिर हो जाती है, यहाँ आएगा, अस्थिर हो जाती है और वर्षण होता है, क्योंकि वर्षण तभी होगा जब वायु राशि अस्थिर होगी। स्थिर वायु राशि में कभी वर्षा नहीं होगी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया कि वायु अस्थिर हो जाती है और वर्षण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 362 देखिए, वायु में निरपेक्ष आर्द्रता 4 mg होने पर सापेक्ष आर्द्रता 50% है। यदि उसी तापमान पर निरपेक्ष आर्द्रता 6 mg हो तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से कई दफ़ा पूछे भी गए हैं। ठीक है, एक बार यूजीसी नेट में भी पूछ लिया गया था, जिसका राइट आंसर 25% था। ठीक है, उसके सूत्र जो हैं वो आप लोगों को याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 75%। ठीक है, 75%। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 363 देखते हैं, पछुआ पवनों की सर्वाधिक गति कहाँ पर होती है? तो पछुआ पवनों की सर्वाधिक गति दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों पर होती है। कहाँ पर होती है? महासागरों पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 364 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन ध्रुवीय जेट प्रवाह के बारे में सच नहीं है? दोस्तों, ये जो जितने भी मैथ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं ना आपकी ज्योग्राफी के अंदर, वो मैं बोर्ड पर क्लास लेके आऊँगा और जितनी भी टाइप के मैथ के क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को समझा दूंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले ये 1000 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी मैथ से संबंधित क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में करवा दूंगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन ध्रुवीय जेट प्रवाह के बारे में सच नहीं है। ध्रुवीय जेट प्रवाह के बारे में देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में वह उत्तर की ओर बढ़ता है। सही बात है भाई। पृष्ठीय आंधी के संचरण में ऊर्जा उपलब्ध करता है। ये भी बात है। उसका स्थान स्थल रूप से ध्रुवीय अग्र से संपाती होता है। ये भी बात है। ग्रीष्म ऋतु में उसका वेग अधिक होता है। नहीं भाई, ग्रीष्म ऋतु में इसका वेग न्यूनतम होता है और शीतकाल में ये बहुत तेज गति से चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। कथन यही सत्य नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 365 देखिए, प्राचीन समुद्री यात्रा करने वाले लोगों ने पछुआ पवनों को भयंकर पचासा कहा है। और भयंकर पचासा कहा है, ये भी कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में कहा है। याद रखिएगा इतना, दक्षिणी गोलार्ध में कहा है। अब देखते हैं क्यों कहा है, पचासा क्यों कहा है। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि वह व्यापारिक पवनों की क्योंकि वह व्यापारिक पवनों की तुलना में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में अधिक मजबूत होती हैं। दोनों गोलार्धों में नहीं होती है, केवल दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ठीक है, क्योंकि 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें अधिक प्रबल होती है। ये बात सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, इन दोनों के बीच होते हैं 40 और 60 डिग्री के बीच होती है। और 40 और 60 डिग्री के आप लोगों को पता है 50 क्या होता है? 50 डिग्री होता है। तो इसीलिए भयंकर पचासा कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। पछुआ पवनों की अधिक प्रबल होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 366 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो चलिए भाई, ब्लिजार्ड कनाडा में चलती है। ब्रिक फील्डर ये फ्रांस में नहीं चलती है, ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। कहाँ पर चलती है? ऑस्ट्रेलिया में चलती है ब्रिक फील्डर। तो याद रखिएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया कि यही सुमेलित नहीं है। जब बाकी हरमट्टान नाइजर चलती है और पम्पेरो अर्जेंटीना में चलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 367 देखते हैं, सागर तल पर वायुदाब कितना होता है? सबको पता होना चाहिए, 1013.25 मिली बार। ऑप्शन नंबर बी, ये तो रटा रटाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 368 देखते हैं आगे, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है। क्योंकि अभी बताया था ना, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा कौन से गोलार्ध में पछुआ पवनी ज़्यादा होती है? दक्षिणी गोलार्ध में अधिक तीव्र होती है। तो ये क्यों होती है, ये आप लोगों को बताना है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। तो ये बात सही है। और पानी पर ये जो हवाएं हैं वो बिना बाधा के सीधी चलती है। ठीक है, तो जो जो भी बाधाएं होती है, ओब्लिगेशंस होते हैं, वो नहीं होते वहाँ पर। ठीक है,
उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल, ये कोई दोनों गोलार्धों में कोरियोलिस सेम होता है लेकिन भूमध्य रेखा पर न्यून होता है। ठीक है, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध का कोई सिस्टम नहीं है इसमें। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का कोरियोलिस में। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 369 देखने, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपीय विलक्षण है? पवनों का मौसमी उत्क्रमण, उत्क्रमण की बात हो रही है, तो मौसमी उत्क्रमण कब होता है? मानसून जलवायु में। इंडिया में देख लो। ठीक है, पवनें पहले तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की चलती है, फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलता है, तो उत्क्रमण हो गया ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 370 देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है भाई, ये देखना है। तो ये जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, सही बात है। बर्फ होती है उसे ये पवन पिघला देती है, इसीलिए इसे स्नो ईटर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, जाड़े के तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, 371 देखिए, तापीय विषुवत रेखा की सामान्य स्थिति क्या है? तापीय विषुवत रेखा की सामान्य स्थिति वैसे तो सविंद्र सिंह की बुक में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश बताई गई है, लेकिन यहाँ पर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश नहीं है, तो हम किससे काम चलाएंगे? 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से काम चलाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि कई जगहों पर ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ही राइट आंसर दे रखा है। ठीक है, तो हम इसी प्रकार चलेंगे। और ये क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट 2011 के अंदर। ठीक है, उसमें राइट आंसर था 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 372 देखिए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने वाली भूमंडलीय हवाओं का सही क्रम। पहले तो है व्यापारिक पवन, सही बात है, इस ये दोनों हो गई। ठीक है, फिर है पछुआ पवने, तो ये हो गई, और फिर है ध्रुवीय पवने, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले व्यापारिक, फिर पछुआ, और फिर ध्रुवीय पवन। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 373 देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शीत पवन है? शीत पवन की बात हो रही है तो चिनुक एक गर्म पवन है, बोरो बोरो एक स्थानीय शीत पवन है, एड्रियाटिक सी के किनारे पर चलती है, फोन गर्म है, और खमसिन गर्म है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 374 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मौसम उपकरण स्टीवेंसन स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं? स्टीवेंसन स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं, तो एनीमोमीटर जो है वो स्टीवेंसन स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं। अगर स्टीवेंसन स्क्रीन के अंदर रख देंगे तो हवा कैसे लगेगी, और हवा ही नहीं लगेगी तो एनीमोमीटर किस काम का? चलो, हवा को ही तो बताता है एनीमोमीटर। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। एनीमोमीटर से वायु के प्रवाहित होने की दिशा का निर्धारण किया जाता है, और इसे स्टीवेंसन स्क्रीन के अंदर रख देंगे तो हवा नहीं लगेगी, तो दिशा का पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 375 देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर बहने वाले सामान्य प्रकार की गर्म एवं शुष्क पवन क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये कहलाती है, दक्षिण अफ्रीका दे रखा है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में चलती है बर्ग। चिनुक अमेरिका में सांता आना, ये चलती है ये चलती है कैलिफोर्निया में। ठीक है, और मिस्ट्रल चलती है फ्रांस में, शायद फ्रांस या स्पेन, ये कंफर्म पता नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मिस्ट्रल कहाँ पर चलती है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 376 देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उद्गम की अधिकतम संभावना कहाँ है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उद्गम की अधिकतम संभावना है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण मेखला में, जिसे कहते हैं ITCZ। ITCZ क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय ITCZ इंटरकॉन्ट, शायद मुझे नाम पता नहीं है इसका। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं इसे। ठीक है, ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसका पता नहीं है इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ कहते हैं उसे। ठीक, नाम याद नहीं आ रहा, वैसे पता तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विषुवत रेखा पर तो कोरियोलिस इफेक्ट शून्य रहता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात डेवलप, कोई सा भी चक्रवात यहाँ पर डेवलप हो ही नहीं सकता। चलिए, क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट आवश्यक है उसके लिए। 377 देखिए, निम्न में से कौन वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? ठीक है, तो ये बहती है फोन, आल्प्स के उत्तरी ढाल पर, विमुख या उत्तरी कह सकते हैं हम, क्योंकि आल्प्स इस प्रकार है, उसके उस ढाल पर चलती है। क्वेश्चन नंबर 378 देखिए, वायुमंडल में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? वैसे नॉर्मल जो लेफ्ट रेट होती है ना, NLR, वो तो कितनी होती है? 6 डिग्री
6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है पर 1000 मीटर पर, यानी कि पर किलोमीटर पर कह सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि पर किलोमीटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो रही है, तो इसे कौन सा टर्म यूज किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है शुष्क रुद्धोष्म ताप प्रयास दर। शुष्क, ठीक है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। एक तो होती है ड्राई और एक होती है आर्द्र, दोनों अलग अलग होती है। आर्द्र 6 डिग्री होती है और ड्राई 10 डिग्री होती है। 6 डिग्री से 7 डिग्री का कितनी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन देखो नॉर्मल लैप्स रेट कितनी होती है, पहले इसमें देखते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट होती है 6.5 डिग्री पर किलोमीटर। शुष्क एडियाबेटिक होती है 10 डिग्री, और 6 से लेकर के 9 तक इनके बीच में कोई सी भी हो सकती है आर्द्र एडियाबेटिक रेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 379 देखिए। 379, एक मिनट रुकिएगा। 379 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन बताना है भाई, तो यहाँ पर दे रखा है सही कथन कौन सा है। तो हेडली सेल ऊष्मा चालित वायुमंडलीय परिसंचरण का लक्षण है, सही बात है भाई। हेडली सेल ऊष्मा चालित ही है, ठीक है। चलिए, ऊष्मा द्वीप नगरीय क्षेत्रों में विशेषतः नहीं होता भाई। रात्रि काल से संबंधित तापमान परिघटना दिन में भी होता है और रात में भी होता है, विशेषतः रात्रि में नहीं होता। आरोही पवन एक स्थानीय पवन है जो दोपहर में विशेषकर ग्रीष्म काल में घाटी में बहती है, नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 380 देखते हैं। निम्न में से तापजन्य वायुदाब पेटी कौन सी है, ठीक है। तापजन्य, ये जो 379 था उसमें कैटाबेटिक और एनाबेटिक के बारे में पूछा गया था, लास्ट वाला जो ऑप्शन था उसमें, ठीक है। 380 देखते हैं। तापजन्य वायुदाब पेटी, तो उत्तरी उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी ना, ये तो डायनामिक है, ठीक है, डायनामिक है, तापजन्य नहीं है। दक्षिणी ध्रुव उच्च दाब पेटी, तो दक्षिणी ध्रुव हो या उत्तरी ध्रुव हो, उच्च दाब पेटी जो है, ध्रुव की उच्च दाब पेटी, ये तापजन्य है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये थी आप लोगों की क्लास। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद।